चलिए अपने ट्यूटोरियल पे जाते हैं। नेटलीफाई पे डिप्लॉय किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है वो एक मरतबा देख लेते हैं। तो हम करेंगे लॉगिन। जब तक हम लॉगिन नहीं करते नेटलीफाई हमें एक्सेस नहीं देगा डिप्लॉयमेंट की, ठीक है। अब ये देखें, ये कह रहा है व्हाट इज योर नेम, नाम बता दो अपना। सही है, माजिद हुसैन। मैंने पहले लॉगिन विद गूगल किया हुआ है, सही है। जस्ट ऑफिस से निकलते वक्त करके आया था ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे नेटलीफाई की वेबसाइट ओपन होगी उसके ऊपर लॉगिन आएगा, लॉगिन विद गूगल आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जीमेल आपको दिखाएगा कि कौन सी जीमेल के ऊपर आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो मैं आप अपनी जीमेल की आईडी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पेज पे ले आएगा। ये चीज़ भूलना नहीं, सही है। नाम बता दिया उसको, व्हाट आर यू प्लानिंग टू यूज नेटलीफाई, तो पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। वर्क भी कर सकते हैं, स्कूल भी कर सकते हैं। तो अभी हमने जस्ट पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए इसको क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट काइंड प्रोजेक्ट डू यू वांट टू बिल्ड फर्स्ट, गेम्स, ई कॉमर्स, पर्सनल, समथिंग एल्स। अभी हमने डिसाइड नहीं किया, दैट इज वाई उसको बोलते हैं समथिंग एल्स। व्हाट आर यू बिल्डिंग, प्रोजेक्ट टाइप अब बताना ही पड़ेगा उसको यार, जान नहीं छोड़ रहा हो। हाँ वेब वेब बता देते हैं उसको। वेब वेब बताने के बाद वो पूछ रहा है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर रोल, जूनियर वेब डेवलपर, नहीं जूनियर है हम, प्रोडक्ट इंजीनियर, यूआई यूएक्स। लेकिन अभी उसको हमने यही बताना है कि हम जूनियर हैं, सही है, जूनियर वेब डेवलपर, ताकि वो किसी भी किस्म की सब्सक्रिप्शन हमसे ना मांगे, समझा करो। देन व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीम, टीम सैलानी, सही है। अच्छा SMIT कर देते हैं, ओके। SMIT just people who use Netlify for personal work often use project name or their own name। कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का नेम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, तो प्रोजेक्ट का नेम अभी नहीं लिख रहे, डिप्लॉय कर देते हैं। देन कंटिन्यू टू डिप्लॉय, सही है। उसको बोलते हैं जाने दे, कंटिन्यू किया। अब वो कह रहा है गिटहब के ऊपर आओ, सही है। डिप्लॉय योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, गिटहब का अकाउंट दिखाओ, किधर है तुम्हारा प्रोजेक्ट। तो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स वहां पे डिप्लॉय रेपोजिटरी में डाले हुए हैं, पहले वहां डालने पड़ेंगे। हाँ पहले वहां पे डालेंगे, गिटहब के ऊपर जाएं। अब बोलेगा कि गिटहब की एक्सेस दे दो, ऑथराइज नेटलीफाई, जीरो ऑथ एप्लीकेशन, ऑथराइज्ड हो गया। ऑथराइज्ड होने के बाद वो कह रहा है कौन सा प्रोजेक्ट है, माजिद गीक्स, ओके। ऑल repository only select read access to email address, इंस्टॉल में क्या है, यूज परमिशन, वेरीफाई वाया ईमेल के, सेंड कोड, उसने क्या कोड सेंड किया होगा मेरे जीमेल के ऊपर, जाके देख लेते हैं। ये आ गया, अभी आया है 4:53 में। Here is Ctrl+C, तो कहाँ पे डालना था, वो विंडो कहाँ गई यार, नेटलीफाई वाली। हाँ गिटहब वाली तो है, ये नहीं है, ये तो मेरी ओपन हुई हुई है। एक मिनट, हाँ निकल गया कहीं आगे पीछे यार,
ये रहा देखा, न्यू विंडो में ओपन किया हुआ उसने, पेस्ट, वेरीफाई कर दिया उसने। आप जाके देखते हैं वहां पे ओपन कर दिया होगा। हाँ, ये देखें, API रिक्वेस्ट, Axios, एरे एक्सरसाइज, अटेंडेंस, ये सारी रेपोजिटरी मेरी किसकी ओपन हो गई हैं? बताओ। जो मेरी गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट्स मौजूद है ना, वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ गए। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ठीक है, इजी है। आप लोग तो माशाल्लाह मेरे से भी अच्छे ज़हीन लोग हैं, जल्द से जल्द इसको आप लोग पिक कर लोगे। ठीक है, देन कोई भी आपने प्रोजेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे मैं कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये कैलकुलेटर मैंने क्रिएट किया था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अभी तक डिप्लॉय नहीं किया, आप लोगों के लिए रखा हुआ था कि आप लोगों को डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। सही है, डिप्लॉय कैलकुलेटर टू नेटलीफाई। अब मैं करूँगा क्लिक। क्लिक होने के बाद ये क्या कह रहा है? इनिशियलाइजिंग इन प्रोग्रेस। अगर नेटलीफाई को index.html की फाइल नहीं मिली तो ये डिप्लॉय नहीं करेगा। सही है, अगर हम 4-5 फाइल या 20-25 फाइल्स के ऊपर काम करते हैं तो उनमें से एक मस्ट index.html या index.js इसको मिलनी चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा, इंडेक्स के नाम से कोई भी फाइल इसको मिलेगी, या index.html या index.js या index.ts। अगर टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो index.ts की फाइल मस्ट होनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है? फिनिश प्रोसेसिंग बिल्ड रिक्वेस्ट। अब ये फिनिश कर रहा है, तो अब हमारा प्रोजेक्ट इसके ऊपर जब डिप्लॉय हो जाएगा, डिप्लॉय होने के बाद यहीं पे इसी डैशबोर्ड के ऊपर इसका एक लिंक हमें वो प्रोवाइड करेगा कि ये रहा आपके प्रोजेक्ट का लिंक। इसको रिफ्रेश एक मरतबा करके देखते हैं कि क्या मसला चल रहा है इसके साथ। हो सकता है इंटरनेट का कोई इशू आ गया हो, कोई पता नहीं लगता। A failure prevent deploying your project complete building complete। अभी डिप्लॉइंग कर रहा है, skip why did it fail? रीट्राई करें, कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा, चलें रीट्राई विद लेटेस्ट ब्रांच। 1 मिनट यार, वहाँ पे जाके अपनी गिटहब की रेपो पे देख लेते हैं क्या इसके अंदर index.js या index.html नहीं है। अगर नहीं होगी तो वो हमें डिप्लॉय नहीं करने देगा। तो फिर हम क्या करेंगे? कोई और प्रोजेक्ट उठाएंगे और उसको डिप्लॉय कर देंगे। कहाँ था ये? तो कॉटलिन वाला है, ये कॉटलिन से बनाया था। अभी कॉटलिन की मेरी लर्निंग चल रही है। रिएक्ट नेटिव ई कॉमर्स 3.js रिएक्ट नेटिव। भाई मरते दम तक सीखते ही रहना, सही है? मरते दम तक सीखते ही रहना, जब तक सांस में सांस है, जब तक जिंदगी बाकी है। वी आर स्टूडेंट्स। Node.js, Firebase डेटा, क्या सर्च करूँ? बहुत हो गया। कैलकुलेटर, अब ये कैलकुलेटर ओपन करते हैं और जाके देखते हैं इंडेक्स। अरे यार, इसके ऊपर तो प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये तो एज इट इज छोड़ा हुआ है। इसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं है, इस वजह से तो मसले कर रहा है। हाँ, डिलीट डिप्लॉय कर दो को। ये डिप्लॉय भी कर दिया इसने। ट्रिगर, डिप्लॉय सेटिंग, देन प्रोजेक्ट ओवरव्यू,
प्रोजेक्ट ओवरव्यू में कुछ भी नहीं है। ऐड डेटा, क्विक सेटअप, डिप्लॉय योर कोड। अब यहाँ पे आएंगे डिप्लॉयज के ऊपर। डिप्लॉय के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने प्रोजेक्ट ही गलत सेलेक्ट कर लिया था। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कैलकुलेटर कॉटलिन। कॉटलिन को देख लेते हैं। कॉटलिन के अंदर एंड्रॉयड वगैरह है, तो हो सकता है यहाँ पे मस्ती करेगा ये। इसको मस्ती नहीं करने देनी, हमने किसी तरह से कोई ना कोई प्रोजेक्ट इसके ऊपर डिप्लॉय करवाना है। प्रैक्टिस, क्रिएट सिस्टम, रिएक्ट नेटिव, फूड पांडा क्लोन, ये डाल देते हैं फूड पांडा क्लोन। सही है, फूड पांडा क्लोन डाल देते हैं। लेकिन अब जाके यहाँ पे दोबारा से देखना पड़ेगा कि हम कैसे गए थे यहाँ तक। बैक, देन बैक। इंटरनेट का भी मसला चल रहा है, इंटरनेट भी स्लो हो गया यार। आप लोगों के मोबाइल अगर इसके साथ चल रहे हैं तो हटा लें। आगे रिकॉर्डिंग चेक कर देते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। हेलो 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 यार, वॉल्यूम आज तो सही लग रहा है। आप लोग बोल रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर वॉल्यूम सही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब उसके ऊपर गुजारा करना, तस्वीर देख देख के आवाज़ आ जाएगी। अब आवाज़ आ जाएगी आज वाली वीडियो में। लेकिन हमारा इंटरनेट थोड़ा सा साथ दे दे तो जल्दी से हम लोग अपना काम कंप्लीट कर लें। इसको एक मरतबा क्लोज करके दोबारा ओपन कर देते हैं जी। क्या? हाँ, नेटलीफाई अभी ऑलरेडी लॉग इन क्यों नहीं है? दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। जाओ 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 जाओ। ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट। अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट को भी उसने डिप्लॉय कर दिया। अब इसको हम लोग डिलीट करें किसी तरह। यहाँ पे कहीं डिलीट का ऑप्शन आ रहा है? डिप्लॉय सेटिंग, डिलीट का नीचे आता है वैसे। कॉन्फ़िगर कहीं भी नहीं आ रहा भाई, बहुत बड़ी कहानियाँ बता रहा है ये तो। अच्छा, डिप्लॉयज में ट्रिगर डिप्लॉय प्रोजेक्ट, ये तो वही वाला प्रोजेक्ट हमारा फंस गया यार। डिलीट, उसका कोड अभी पता नहीं कहाँ होगा यार, याद नहीं है। इतनी सारी रेपोज में वो फाइंड करना पड़ेगा। आप लोगों को जितना मैंने बताया है ना, वहीं तक ही इसका काम है सर। नेटलीफाई index.html, हाँ मेरे पास भी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो गलत प्रोजेक्ट एक मतलब चला गया ना। अब इंटरनेट भी सही साथ नहीं दे रहा, फिर क्या करें।
ऐड न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे, सही है। इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, डिप्लॉय मैनुअली। तो इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग कहाँ से, वो पूछ रहा है आप कहाँ से लाना चाहते हो भाई। मैं बोलता हूँ गिटअप से। गिटअप की ऑलरेडी मैंने इसको एक्सेस दी हुई थी, आप दोबारा हो सकता है कोड सेंड करें, नहीं किया, सही है। उसने गिटअप की रेपो को ऑन कर दिया, गिटअप की रेपो ऑन हुई। ऑन होने के बाद अब हमने जो प्रोजेक्ट डालना था उस प्रोजेक्ट को एक मरतबा सर्च करते हैं कि कौन सा था, ये वाला, ऊपर लिखा है HTML वेबसाइट है ई-कॉमर्स, ये वाली करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। एक मिनट, ये वाली कर देते हैं, सही है। इस वाली को करते हैं और यहाँ पे SMIT डिप्लॉय, देन क्या है, टीम एज इट इज रहने दो, प्रोजेक्ट नेम ई, सॉरी ई कह रहा है, ऐसे ले लो ई। अब ये देखेगा ना कि अवेलेबिलिटी है या नहीं, प्रोजेक्ट नेम इज नॉट अवेलेबल, ई कॉमर्स 1 2 3 नहीं, SMIT ई-कॉमर्स, चलो देन SMIT आ गया, ई कॉमर्स SMIT, देन ब्रांच टू डिप्लॉय मास्टर। ये वही वाली कहानी आ रही गिटअप वाली, मैंने आप लोगों को बताया था ना, गिटअप के अंदर एक मेन होती है और एक मास्टर होती है, दोनों का एक ही चीज़ है, यानी कि यहाँ मेन होगी या उसके अंदर मास्टर होगी। अब वो कह रहा है कि आपकी गिटअप की रेपो के अंदर इस वक्त मास्टर सामने नजर आ रही है, तो क्या मैं मास्टर वाली ब्रांच को सिलेक्ट करूँ, इस ब्रांच में से उठाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, जाने दो, बेस डायरेक्टरी ऑप्शनल होती है, यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्ड कमांड वो बता रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड कमांड कौन सी यूज होती है, यान रन बिल्ड। मैंने क्योंकि यान यूज किया हुआ, एक होता है npm, एक होता है यान, एक होता है pnpm, देन होता है बर्न। ये क्या चीजें हैं, ये पैकेज मैनेजमेंट होती है, पैकेज के मैनेजर्स होते हैं जो पैकेजेस को इंस्टॉल करने में मदद देते हैं। जैसे आप लोगों ने सेटअप इंजन्स देखे हुए, जो सेटअप क्रिएट करते हैं, इंस्टॉल शील्ड्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सेटअप आपको क्रिएट करके देता है। जैसे कि आप कोई विंडो इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे एक सेटअप की फाइल क्रिएट हुई भी आती है, वो क्या करती है कि उसको सेटअप बनाती है। तो ये जो पैकेज मैनेजर्स होते हैं, ये पैकेज मैनेजर्स उन पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप एक पैकेज है, सही है। जब हम रिएक्ट में जाएंगे तो npm की मदद से इसको हम इंस्टॉल करेंगे। npm क्या है, पैकेज मैनेजर है, और ये क्या है, बूटस्ट्रैप एक पैकेज है, यान भी पैकेज मैनेजर है। npm पहले नंबर पे आता है, उससे थोड़ा सा स्पीड में यान होता है, यान से ऊपर pnpm, सही है, उससे ऊपर थोड़ा सी ज्यादा स्पीड यानी कि सबसे फास्टेस्ट होता है बन, bun बन। ये होते हैं 4 पैकेज मैनेजर्स जो पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हमारी मदद करते हैं। इनके बगैर कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं होता, ना रिएक्ट में, ना नेक्स्ट में, और ना रिएक्ट नेटिव में। ये बातें याद रखिएगा ताकि रिएक्ट जब हम पढ़ें तो आप लोगों को कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये एक इंट्रोडक्शन बता रहा है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर बिल्ड बनानी होगी तो यान रन से बनेगी, देन पब्लिश डायरेक्टरी बिल्ड होगी, फंक्शन डायरेक्टरी नेटलिफाई फंक्शंस, देन ऐड एनवायरमेंट वेरिएबल्स ऐड की, इंपोर्ट env वगैरह नहीं है मेरी तो सॉरी, डिप्लॉय ई कॉमर्स SMIT, सही है। अब देखते हैं अब क्या करता है, क्लाउड एजेंट बिल्डिंग हो गया क्या,
इन प्रोसेस प्रोग्रेस कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ इन प्रोग्रेस? जहाँ पार्ट है एक ही बात है। क्लाउड एजेंट, स्टार्ट विद क्लाउड एजेंट, और क्या है? ओपन एआई। नो, किस पे? यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। ये बिल्डिंग बना रहा है, इनिशियलाइज किया है इसने, इन प्रोग्रेस है, इनिशियलाइजिंग कंप्लीट हो गई, बिल्डिंग कर रहा है। ये ले फिर फेल। हम्म बिल्ड नहीं बनाई हुई, सही है। इसको यहाँ तक देखो, बाकी का हम बाद में देख लेंगे। बिल्ड बनाने का इसका मसला है। अभी मैंने कोई प्रोजेक्ट देखा हुआ नहीं है कि जो प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो इसके ऊपर जाने के लिए। तो एक मतलब बिल्ड बनती है, बिल्ड बना के फिर आगे जाता है अगर रिएक्ट और नेक्स्ट का प्रोजेक्ट होता है, सही है। नेटलीफाई का काम इतना ही है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर डिप्लॉय करने में कोई मसला आए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि आपका index.html और CSS के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो इजीली इसके ऊपर डिप्लॉय हो जाएंगे। करके देखना है। जहाँ तक मैंने आप लोगों को करना बताया है कि वहाँ तक आप लोग पहुँचेंगे और इसको index.html और CSS की फाइल देंगे GitHub रेपो से जाके डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय हो जाएगा। इसमें रिएक्ट और नेक्स्ट में जब तक हम बिल्ड क्रिएट ना करें तब तक के कोई भी प्रोजेक्ट उसके ऊपर हम डिप्लॉय नहीं कर सकते। ये चीज़ मुझे याद है, लेकिन मैंने देखी नहीं थी कि क्या पहले इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं बिल्ड बना चुका हूँ या नहीं। जब तक बिल्ड ना बने, बिल्ड क्या होती है? रिएक्ट और नेक्स्ट के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो होते हैं इतने बड़े, सही है। जब प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं डिप्लॉय होने के लिए तो बिल्ड की कमांड क्या करती है? उसको कन्वर्ट करती है अदर लैंग्वेज के अंदर, सही है। जो केवल मशीन लैंग्वेज होती है, जो कि मशीन लैंग्वेज कहलाती है। हाँ हाँ, बाइनरी होती है। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको हमारे प्रोजेक्ट को चेंज किया जाता है। तो जब वो चेंज होती है तो इतने से इतनी हो जाती है। ये एक किस्म का कंपाइलर है बिल्ड। हाँ, तो उसकी स्पीड भी ऑप्टिमाइज हो जाती है बिल्ड बनाने के बाद, और डिप्लॉय करने के बाद उसकी मेमोरी भी कम होती है। इस वजह से वो ज़्यादा स्पीड से चलती है। और चूंकि ये प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं तो ये हमें कोई भी स्टोरेज नहीं देते। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि index.html, CSS जस्ट जब तक आपने इसके अंदर कोई इमेजेस वगैरह नहीं डाली हुई बड़ी बड़ी, तब तक आपको वो फ्री एक्सेस देता है। लेकिन जब आप बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स उसके अंदर डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे तो आपको बोलेगा कार्ड नंबर बता दो अपना, पैकेज एक्टिवेट कर देते हैं, फिर अपना काम कर लेना, सही है। अभी के लिए 4-5 तस्वीरें 10 तस्वीरें आप लोग अगरचे अपने प्रोजेक्ट में रखते हैं तो KBs में होंगी वो, सही है। उनको ये अलाउ कर देगा। लेकिन बाद में अगर आप बड़ी बड़ी वीडियोस वाली कोई वेबसाइट इसके ऊपर डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो एरर देगा या अलर्ट आपको दिखा देगा कि आ जाओ अपना कार्ड नंबर बताओ, उसके बाद बैठ के बात करते हैं, सही है। हाँ तो मैं मुफ्तों को मैं लिफ्ट नहीं करवाता, वो यही बोलेगा कि भाई अपना काम नहीं है मुफ्तों को लिफ्ट कराने का। अभी क्या करेंगे? आज हमने देखनी थी जावास्क्रिप्ट, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, सही है। तो आप लोगों के सामने एक जावास्क्रिप्ट की बुक ओपन कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, लेकिन हम उसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। एक ये बुक है, लेकिन इससे थोड़ी सी हार्डेस्ट बुक आती है, यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट। वो क्या करेगी? ES6 की बुक आई हुई है, वो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है,
लेकिन वो हमने विदाउट बुक ही सब कुछ प्रैक्टिस कर ली है। तो यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट ये बिगिनर्स के लिए होती है। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट के अंदर जान डालती है, सही है। अभी तक जो कुछ आप लोगों ने देखा, जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा, वो सब कुछ था यूआई से रिलेटेड, कि एचटीएमएल के अंदर जाते हैं, एचटीएमएल में हम उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर सीएसएस से उसकी स्टाइलिंग करते हैं, उसमें कलर्स या उसमें इमेजेस देनी है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस, कि उसकी अलाइनमेंट वगैरह कर दी हमने। तो वो सब को काम किससे रिलेटेड थे? यूआई से रिलेटेड थे, सही है। यूजर इंटरफेस के जो यूजर देखता है, यूजर देख सकता है, और यूजर को दिखाने के लिए ही बनाया जाता है, उसको कहते हैं यूआई। लेकिन यूजर को ये नहीं पता कि इसके पीछे चल गया रहा है। जब आप कहीं पे लॉगिन साइन अप करते हो, रियलिटी में कोई रियल एप्स में या रियल वेबसाइट में जब आप लॉगिन साइन अप करते हो, लॉगिन साइन अप के पीछे एक लॉजिक लगी हुई होती है, एक फंक्शन चल रहा होता है, उसको कहते हैं फंक्शनैलिटी। तो वो फंक्शनैलिटी सारा काम परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कि अभी एक भाई बैठे हुए बात कर रहे थे कि अगर हम डिप्लॉय कर दी तो डिप्लॉय होने के बाद लॉगिन साइन अप काम करेगा। लॉगिन साइन अप तो सिर्फ उसी सूरत में काम करेगा जब हम उसके अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। और फंक्शनैलिटी किससे ऐड होगी? जावास्क्रिप्ट से। और जावास्क्रिप्ट ही इस वेबसाइट के अंदर जान डालेगा, सही है। जैसे कि हम जितनी भी वेबसाइट्स को ओपन करके देख लेंगे, हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो सबके पीछे एक लॉजिक लगी हुई है, और वो लॉजिक होती है जावास्क्रिप्ट की, या उसको हम फंक्शनैलिटी कहते हैं कि फंक्शनैलिटी कौन सी काम कर रही है? जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट जब तक उसके अंदर नहीं लगेगी तब तक ना हम किसी यूजर से कोई डेटा गेट कर सकते हैं, सही है। किसी यूजर से डेटा गेट नहीं कर सकते। अभी तक हमने इनपुट फील्ड क्रिएट किए हैं, अभी जस्ट उसकी यूआई क्रिएट की थी, उसके अंदर लिखा जा रहा था, लेकिन लिखा हुआ कहीं पे हमें एज अ आउटपुट शो तो नहीं हो रहा था। कि हमारे पास कोई ऐसा टेबल क्रिएट हुआ होता, या कोई हमारे पास कोई ऐसी स्टोरेज होती कि जिसके अंदर हम उस यूजर का आउटपुट अपने पास सेव कर सके। तो वो काम कौन करता है? वो करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल भी इजी नहीं लेना आप लोगों ने। जावास्क्रिप्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना जी। जी जी, HTML CSS तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसकी फंक्शनैलिटी समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर इसकी फंक्शनैलिटी नहीं समझेंगे तो आपको कोई भी डेवलपर नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ यूआई डेवलपर बोल सकते हैं। अगर आप जस्ट HTML CSS लगाते हो तब भी यूआई डेवलपर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आपने देखा बूटस्ट्रैप में कुछ ऐसे बटन्स भी हमें दिए जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड थी। अगर हमें जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी तो सारी की सारी यूआई के ऊपर भी हम फोकस नहीं कर सकते। तो बहुत सी फंक्शनैलिटीज ऐसी आती हैं जो लगाए बगैर हमें यूआई बनाने में मुश्किलात पेश आएंगी या नामुमकिन हो जाएगा वो काम। तो जावास्क्रिप्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है। अपनी लर्निंग में फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग जावास्क्रिप्ट को देंगे। और एक बात, जब तक जावास्क्रिप्ट हमारी चल रही है HTML CSS को फॉरगेट नहीं करेंगे आप लोग। ये चीज़ नहीं कीजिएगा कि HTML CSS को, अगर मिसाल के तौर पे 3 महीने तक हम जावास्क्रिप्ट का पीरियड स्टार्ट करते हैं तो HTML CSS को आप लोग भूल जाएं, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। जब हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो किसी और चीज़ की तरफ देखने को दिल नहीं करता, कोई और चीज़ की तरफ स्कोप करने का टाइम ही नहीं मिलता हमें। जब टाइम नहीं मिलेगा तो वो वाली चीज़ें भूल जाती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले अगर 1 से 2 घंटे दे रहे थे तो अब 4 से 5 घंटे देंगे लर्निंग को, चाहे कभी भी दे दें, दिन में किसी भी टाइम। अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो 6 घंटे या 6 घंटे से ज़्यादा सोते हैं? भाई इन्हीं के मेजोरिटी में सोते हैं। तो आप लोग ये सोच लीजिएगा कि उन
सोने के दौरानिए को थोड़ा सा कम करके उसमें अपनी प्रैक्टिस शामिल करनी है आपको। माइंड फ्रेश नहीं होता सर। 4 घंटे ना, सही है, सर माइंड फ्रेश नहीं होता, बिल्कुल समझ ही नहीं आता। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा ऐसा खेल को थोड़ा सा साइड ऑफ कर दो। मिलते नहीं है सर। चेंज योर फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स छोड़ दो जो आप लोगों का टाइम बर्बाद करते हैं, समझे? हाँ जी सर। वो फ्रेंड्स आप लोगों ने छोड़ देने जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं। सिर्फ वो फ्रेंड्स बनाएं जो आपकी कोडिंग में मदद करते हैं। इस चीज पे आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। नो कजन, नो फ्रेंड्स, ओनली फोकस ऑन योर कोडिंग। ज्यादा से ज्यादा कोडिंग करेंगे और तब तक करेंगे जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगी। मैं एक चीज एक क्लास में समझाऊंगा, वीडियो बन रही है, लेकिन उससे अगली क्लास में हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट का यही असूल है, सही है? चलें, अभी मुझे बताएं हाथ खड़ा करके कौन कौन तैयार है जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। सर आपने कहा देखेंगे आज। दिखा भी देता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है यार, दिखा भी देता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं है जो जावास्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ के भागेगा? नहीं है ना? तो मेहनत आपने करनी है, कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। सर बुक भी दिखा रहे हैं। सही है, अभी हम इसकी जावास्क्रिप्ट की बुक ओपन कर लेते हैं। स्मार्ट वे टू लर्न जावा स्क्रिप्ट, इसका ऑथर का नाम क्या है सर्टिफिकेट? आप देख लेते हैं, मुझे तो याद नहीं है, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए इसको। ये देखें, द न्यू अप्रोच दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू कट योर एफर्ट इन हाफ। आपके एफर्ट्स को हाफ कट कर देता है ये, सही है? मार्क मायर्स, मार्क मायर्स इसका राइटर का नेम है जिसने जावास्क्रिप्ट की बुक लिखी है। रीड अ 10-minute चैप्टर फॉर दिस बुक टू गेट ईच कॉन्सेप्ट, यानी कि हर चैप्टर की थ्योरी आपके लिए पढ़नी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्विज की मैं बात नहीं करूंगा कि क्विज में पास हो जाओगे, ये जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए जरूरी है ये वाली बुक पढ़ना। तो पढ़ने की आदत डालनी है और रोज पढ़ेंगे। अभी आगे क्या कह रहा है, कोड फॉर 20 मिनट ए स्मार्ट वे टू लर्न के स्टार्टिंग में 20 मिनट्स की आप लोगों को आदत होनी चाहिए, सही है? आगे जाके हर रोज जो बंदा 4 घंटे कोडिंग नहीं करेगा उसको जावास्क्रिप्ट का कुछ भी समझ नहीं आएगा। 2 घंटे बहुत नहीं। नहीं, 2 घंटे बहुत नहीं है, अब हम बड़े हो गए। HTML CSS तक बचपना था, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट में कदम रख दिया तो अब हम बड़े हो गए। अगर बड़े नहीं हो रहे तो हमें खुद को जबरदस्ती बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही होगा, सही है? तो स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अलर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर? अलर्ट। बताता हूँ। हाउ आई पर्पस टू कट योर एफर्ट एंड हाफ बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है यार। जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, नहीं पढ़ोगे तो कोई मसला नहीं है। हाउ टू यूज दिस बुक, ये बुक यूज करने के तरीकेकार बताए गए हैं आपको। इससे आगे जाते हैं, आगे क्या कह रहा है? अलर्ट। इसने चैप्टर यहाँ पे आगाज कर दिया, तो जाते हैं अपनी फोल्डर में, फोल्डर में जाके अपना काम स्टार्ट कर दो। भाई लेटेस्ट बुक अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये बिगिनिंग लेवल की बुक है, यहाँ से पढ़िएगा। और यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट, इसके बाद खुद से पढ़िएगा जी, वो फिर आप लोग खुद से पढ़ लोगे, आप लोगों को कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। SMIT बैच, यहाँ हमारा फोल्डर, फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, देन जावास्क्रिप्ट की आज क्लास नंबर 1 है। बुक
डाल दूँ? तो आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। हम लोग भी ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप। क्लास 1 इसका टाइटल भी कुछ ऐसा ही रखना चाहिए हमें, JS क्लास 1। सही है, JS क्लास 1 रखने के बाद यहाँ पर हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड यार फिर शो मोड की बात आ गई। अब मैंने डायरेक्ट वही वाला फोल्डर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी हमें पिछले वाले फोल्डर से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है? जावास्क्रिप्ट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया कि जावास्क्रिप्ट ने ही आपकी वेबसाइट के अंदर जान डालनी है, उसको ज़िंदगी देनी है, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, हर काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट नहीं करवाना उससे सारे काम। अच्छा, दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम इसके अंदर index.html की फाइल क्रिएट नहीं करेंगे। सही है? हाँ, index.html की फाइल क्रिएट करनी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html, देन बॉयलरप्लेट में अभी CSS को फॉरगेट करें, अभी हम CSS के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। अभी जस्ट हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए एक लिंक लगाना है जो कि बॉडी के टैग से ऊपर लगता है, आप लोगों ने देखा था। बॉडी के क्लोजिंग टैग से ऊपर। सही है, बॉडी के क्लोजिंग टैग से ऊपर लगाना है। कौन सा वाला लगाना था ये बता दो। स्क्रिप्ट SRC, सही है, स्क्रिप्ट SRC। यहाँ पर एंटर करने के बाद एक स्टैंडर्ड नेम चल रहा है जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करने का, app.js रखते हैं उसका नाम। वैसे आप नाम कुछ भी रख सकते हो, कि जैसे ahmed.js हो गई, home.js हो गई, हाँ, about.js हो गई। इसी तरह जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि index.html या index.js की फाइल होना ज़रूरी है अगर हमने नेटलिफाई के ऊपर डिप्लॉय करना है। सही है? अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड नेम चलता है app.js का। चाहे तो हम उसको, मिसाल के तौर पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं जो हम जावास्क्रिप्ट की रखना चाहते हैं, हो सकता है 10 फाइल्स हो। अब मिसाल के तौर पे होम की फंक्शनैलिटी जिसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ, उस फाइल का नेम मैं रख दूंगा home.js। अबाउट की फंक्शनैलिटी के, अबाउट के पेज के अंदर जो कुछ है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या क्या हो, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो सारी मैं about.js के अंदर रख दूंगा। सही है? ऐसा ही होना चाहिए ना। हर चीज का एक सेक्शन होता है, सेक्शन वाइज उसको डिवाइड भी किया जाता है। लेकिन अभी हम बिगिनिंग लेवल पर हैं, तो app.js एक स्टैंडर्ड नेम चल रहा है जो सब फॉलो करते हैं, वही हम नाम यहाँ पर दे देंगे इसको app.js। आप क्रिएट तो नहीं की, कैसे क्रिएट करेंगे? कंट्रोल क्लिक, ये हो गया। सही है, app.js। कलर भी चेंज हो गया, आपने देखा कि JS की मुझे फॉर्मेट वो बता रहा है कि इस फाइल का फॉर्मेट JS है। अब JS फाइल, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर एक अलर्ट की बात की जा रही है। देखिए अलर्ट क्या होता है। जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, अक्सर कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि जिन पे ओपन होते ही सबसे टॉप पर एक पॉपअप शो होता है हमें। उस पॉपअप में वो कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमसे ले रहा होता है। क्या? हाँ, बताओ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? सबसे पहले एक अलर्ट चलेगा कि तुम हमारी वेबसाइट पर आए हो, सबसे पहले अपना नाम तो बता दो, या आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, या आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। तो वो अभी हम चलाकर भी देखेंगे अलर्ट क्या होता है। अलर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता रहा था कि अलर्ट, यूजर को एक मतलब अलर्ट किया जाता है कि हाँ भाई
ये इंफॉर्मेशन है, ये आपने हमें प्रोवाइड करनी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आजकल आप लोगों ने ऐप देखे, अक्सर ऐप चल रहे हैं बेकरीज के, सही है, या डिलीवरी ऐप्स के, जैसे पिज़्ज़ा की कोई ऐप है उसके ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर चल रहा है। जब मोबाइल के ऊपर ओपन करते हैं तो सबसे पहले एक अलर्ट उसके ऊपर आ जाता है कि अपनी लोकेशन डालो। देखा है हम लोगों ने जाता, फूड पांडा में क्या है? हाँ फूड पांडा में भी आता है। तो वो एक तरह से हमें ऐसा अलर्ट मांग रहा है जो हमें देना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं होता। अगर हम उसको लोकेशन देंगे उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दूसरे। सही है, यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. आगे भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो अलर्ट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो हमें जावास्क्रिप्ट खुद से बना कर देता है। देखें, एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि हमें जावास्क्रिप्ट खुद से बना कर देता है, और दूसरे होते हैं कस्टमाइज फंक्शन हम खुद बनाते हैं। सही है, जावास्क्रिप्ट जो बनाता है वो फंक्शंस हमें जावास्क्रिप्ट में लर्निंग के टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता सब पता लग जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट ने ये भी फंक्शन हमें बना कर दिया है। तो सबसे पहला जो फंक्शन हमें जावास्क्रिप्ट बना कर देता है वो है अलर्ट। ये राउंड ब्रैकेट्स आप लोगों को याद आ रहे हैं? कहीं पे लगाए थे? URL मिला है। यूआरएल पे लगाए थे। मैंने आप लोगों को तब बताया था कि जब राउंड ब्रैकेट्स की बात आती है समझो कोई फंक्शन कॉल हो रहा है। सही है, Yes. तो ये है जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है जो उसने हमें सहूलत के लिए बना कर दिया हुआ है कि मैंने बना दिया, आप लोग इसको यूज करो। सर क्लास कुछ डालने से पहले HTML में कुछ बनाया तो सही करेगा। बना लेंगे, अभी जस्ट लिंक तो किया हुआ है ना, आपने ही बोला सर, लिंक किया हुआ है ना, अभी लिंक है तो हमारा काम इंशाल्लाह चलेगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसका रिव्यू भी दे देते हैं। वेयर इज आवर प्रोजेक्ट को जाके रन करते हैं। रन हो रहा है प्रोजेक्ट, रन हुआ, लेकिन कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा। शो कैसे होगा? जब हमने उसको कमेंट आउट कर दिया अलर्ट को। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का अपना बिल्ट इन फंक्शन है। अब उस फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? उसके अंदर कोई भी इनपुट देकर, मिसाल के तौर पे हम अभी यूजर को जस्ट दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना है भाई, हमारी वेबसाइट के ऊपर आया उसको ग्रीट कर देते हैं। ग्रीट कैसे करेंगे? हेलो, हेलो या वेलकम, सही है, हेलो लिख दिया। हेलो लिखने के बाद कंट्रोल एस, देन इसको क्या आया, सही है, उसके ऊपर दिस पेज सेज हेलो, हेलो कर रहा है भाई, सही है। तो इस यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अलर्ट क्या है? जस्ट यही मैसेज चलेगा अलर्ट के ऊपर, और इसके अलावा कोई काम नहीं होता अलर्ट का, सही है। और अलर्ट के अंदर मिसाल के तौर पे अभी मैंने एक स्ट्रिंग पास की है, इस चीज को कहते हैं स्ट्रिंग। मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को पहले सेवरल टाइम्स बताया है, इस चीज को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग, सही है। और डबल स्ट्रिंग, इसका मतलब डबल कोटेशन। देन इससे आगे अगर हम लगाएं सिंगल स्ट्रिंग, इसको कहते हैं सिंगल कोटेशन। कोटेशन, QUATATION, कोटेशन, सही है। कोटेशन, आप लोगों ने कोटेशन पढ़ा था चैप्टर HTML के अंदर या नहीं? पढ़ा था ना, वही कोटेशन है। जैसे डबल कोट्स देते थे, वहां पे देने के बाद कायदे उनका कॉल लिख दिया, लिखने के बाद उसकी SEO को बता दिया कि ये काम यहाँ पर कुछ फरमाया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन कहते हैं, डबल स्ट्रिंग को डबल कोटेशन कहेंगे, आसान अल्फाज।
इसके लिए कोई उलझने की जरूरत नहीं है, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो। क्या लिखा हुआ है? वो है हार्ड कोडेड। अभी उसको हम हार्ड कोडेड ही लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं वो हार्ड कोडेड हो जाती है, मतलब सर हार्ड डायनामिक नहीं है, हमने खुद से लिखी है ना। सही है। अब मिसाल के तौर पे इसको हम कमेंट आउट करते हैं। कमेंट आउट करने के बाद नीचे आते हैं, अलर्ट 1 2 3। बताएं ये रन करेगा या नहीं? नहीं करेगा। चलो चला के देखते हैं। स्ट्रिंग नहीं लगाई, नंबर लगाया था, तो नंबर भी उसने रन कर दिया। फर्क क्या था? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो बिल्कुल बनाया था जिसका नंबर देखो, नंबर भी हमने हार्ड कोडेड दिया है, स्ट्रिंग भी हमने हार्ड कोडेड दी है, लेकिन देखें जब भी नंबर लिखते हैं और हम चाहते हैं कि वो एज अ नंबर ही कंसीडर हो, तो हम उसको स्ट्रिंग में नहीं देते। कि अगर हमने उससे कोई मल्टीप्लिकेशन करवानी हो, कैलकुलेशन करवानी हो, डिवाइड होगा या प्लस होगा या माइनस होगा नंबर, तो उसको हम स्ट्रिंग में नहीं देंगे, स्ट्रिंग के अलावा देंगे। नंबर भी अलर्ट के अंदर इसी तरह से रन हो जाता है, स्ट्रिंग भी इसी तरह से अलर्ट में रन हो जाती है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैंने अभी स्ट्रिंग हार्ड कोडेड दी थी, हार्ड कोडेड नहीं देनी चाहिए। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बैकएंड से डेटा आ रहा है और उसको हमने यहाँ पे रेंडर करना होता है। तो वो कैसे रेंडर किया जाएगा? एक होते हैं वार, मिसाल के तौर पे माय नेम, या जस्ट फॉर नाउ माय, ताकि आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स में ना आए। माय, सॉरी, वार माय इज इक्वल टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर देंगे हेलो वर्ल्ड। सही है। अब ये मैंने क्या किया, उसको स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? अब वेरिएबल क्यों यूज किया जा रहा है? वेरिएबल किसी भी चीज को डायनामिकली चलाने के लिए क्रिएट किया जा रहा है। इसको कहते हैं वार माय इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। लेकिन नेमिंग कन्वेंशन इस तरह की होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे एक app.js की फाइल है, उसके अंदर आपने 1000 लाइन का या 1500 लाइन का कोड कर दिया, तो नीचे जाके आपको क्या पता लगेगा कि हेलो वर्ल्ड मैंने कौन से वेरिएबल के अंदर सेव किया था। तो नेमिंग कन्वेंशन आप लोगों की इस तरह से होनी चाहिए कि इन फ्यूचर आप लोगों को कभी भी ढूंढना ना पड़े, आपके जहन में बैठा होगा कि हाँ मुझे पता है मैंने यही दिया होगा। क्या? अब मिसाल के तौर पे मैं अगर नाम देता हूं, तो मिसाल के तौर पे 4-5 नेम्स मेरे पास हो सकते हैं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू माजिद, देन एक स्पेस दे देते हैं, वार लास्ट नेम इज इक्वल टू हुसैन। अब देखें, ये दो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं। दो वेरिएबल्स क्रिएट होने के बाद अब फर्क सामने नजर आ रहा है कि एक है फर्स्ट नेम और एक है लास्ट नेम। सही है, यहां तक चीज समझ में आ रही है? सही है। कुछ कुछ बोर हो रहे हैं आप लोग, कुछ कुछ प्रेशर में आ रहे हैं। इस चीज को प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। जब आप लोगों को समझ आ जाएगी आप लोग फिर ही सोचोगे अरे यार छोटी सी चीज थी, ऐसी परेशान हो रहा था मैं। अब मिसाल के तौर पे वार, इस चीज को क्या कहते हैं? जैसे मैंने फर्स्ट नेम लिखा कि फर्स्ट वर्ड उसका स्मॉल है, लेकिन जहां भी नेम लिखा उसको एन को मैंने कैपिटल में यूज किया। इसको कहते हैं कैमल केस।
सही है। कैमल केस जावा स्क्रिप्ट में फॉलो अप किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। हमेशा जब भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना हो, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। मिसाल के तौर पे अभी इस चीज को भूल जाए, वार फर्स्ट नेम, ये क्या हुआ, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। सही है, कैमल केस में आपने खुद किया या खुद हुआ है? मैंने किया, खुद से नहीं होता, मैंने करना है। ये इसकी कन्वेंशन चल रही है कि आप उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी वेरिएबल्स को बनाते हो, अभी वेरिएबल किस कीवर्ड के साथ बन रहा है, कुछ सामने नजर आ रहा है, किससे? नहीं, कीवर्ड क्या यूज हो रहा है वेरिएबल के साथ? वार। सही है, वार एज इट इज रहेगा, वार से आगे की चीज जो है वो आपने खुद से लिखी है अपनी सहूलत के लिए, कि फ्यूचर में जब आप इस नेम को उठाना चाहो, इस नेम को जब आप उठाना चाहोगे तो किस में स्टोर हुआ है ये नेम? माजिद किस में स्टोर हुआ है इस वक्त? फर्स्ट नेम में। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वार के कीवर्ड से करेंगे। वार से आगे जो हमने लिखा वो है वेरिएबल का नेम। फर्स्ट नेम वेरिएबल का नेम है जिसके अंदर इस स्ट्रिंग को मैं स्टोर कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं। कि एक मेमोरी कार्ड के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उस फाइल के अंदर इस वाले नाम को मैंने सेव करके रखा हुआ है। सही है, ये हो गया उसका फाइल नेम, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो var इज इक्वल टू, लेकिन देखें var फर्स्ट नेम, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। देन आगे मैं क्या कर रहा हूं? डिक्लेयर तो खत्म करनी होगी। नहीं, इसमें डिक्लेयर ये है कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना। आगे हमने लगाया इज इक्वल टू माजिद, तो उस वेरिएबल को ये वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। समझ आई? पहले var फर्स्ट नेम के वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं? ताकि फ्यूचर में हमें पता हो कि फर्स्ट नेम के अंदर यही मिलना है। सही है, फर्स्ट नेम में क्या रखा हुआ है हमें पता है, क्योंकि हमने रखा हुआ है, हमने खुद रखा है, इसीलिए हमें पता है ना कि मुझे याद है मैंने अपनी अलमारी के अंदर कुरान मजीद रखा हुआ है। ये इसकी मिसाल हम उससे ले सकते हैं कि मुझे याद है मैंने किचन के कैबिनेट में फला जगह पे कॉफी की बोतल रखी हुई है, तो उस चीज को हम इससे कंपेयर करते हैं कि मुझे मालूम है फर्स्ट नेम में माजिद लिखा हुआ है, तो मैं उसको आगे जाके यूज करूंगा। कैसे यूज कर सकता हूं? अभी हमने आपको अलर्ट लगाना बताया, अलर्ट लगाना हमने सीख लिया कि अलर्ट किस तरह से लगाया जाता है। देन अब उस अलर्ट के अंदर हम उस फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को यूज करके देखते हैं किस तरह से यूज हो सकता है। सही है, किसी को कोई कंफ्यूजन? अब हम आते हैं यहाँ पे अगेन अलर्ट। क्या पहले फर्स्ट नेम को लगा के देखते हैं यार, कंट्रोल एस, क्या आया? जो हमने फर्स्ट नेम में लिखा। अब इसका इस चीज से प्रूफ हो गया कि हम वेरिएबल को यूज करें, वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू एक्सेसिबल है। सही है, ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसको हम कोई भी चीज असाइन करते हैं, तो असाइन होने के बाद जब हम उसको रीचेबल करेंगे, मिसाल के तौर पे एक्सेस करते हैं, तो वो एक्सेसिबल भी है। ठीक है, इसको कहते हैं वेरिएबल एंड डिक्लेरेशन देन असाइनमेंट। पहले क्या किया हमने? var फर्स्ट नेम डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, var कीवर्ड से
याद रखो ज़हन के अंदर, var वेरिएबल, सही है, var वेरिएबल। तो वेरिएबल को यूज क्यों करेंगे? क्योंकि वेरिएबल के अंदर हम कोई ऐसी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं जिसको हम कहीं पे भी यूज करेंगे। जैसे ऊपर हमने अलर्ट यूज किया था हेलो, वो तो जस्ट हार्ड कोडेड हो गया, लेकिन अब हम इसको हार्ड कोडेड फॉर नाउ नहीं समझ सकते, सही है। फॉर नाउ हम इसको हार्ड कोडेड नहीं कहेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर जब बैकएंड से डेटा आएगा तो बैकएंड से डेटा हो सकता है मैं जिसके अंदर लेकर आऊं उसको मैं एक वेरिएबल असाइन कर दूं। उस वेरिएबल को जब मैं एक मर्तबा अपनी वेबसाइट के अंदर चला दूंगा ना, मिसाल के तौर पे अलर्ट के अंदर मैंने चला दिया, तो जब भी बैकएंड से रिस्पॉन्स चेंज होगा, वैल्यूज कोई चेंज होंगी, तो मेरी वेबसाइट डायनामिकली काम करेगी। ऐसे ही है, जब बैकएंड से डेटा आएगा, मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम के अंदर बैकएंड से डेटा आ रहा है, बैकएंड में आज हो सकता है वो बोले ईद मुबारक, सही है। जस्ट सोचें कि आज हो सकता है बैकएंड से लिखा हुआ मैसेज आ रहा हो ग्रीटिंग ईद मुबारक, लेकिन कल हो सकता है जुम्मे का दिन है तो हमने वेबसाइट के ऊपर ये भी दिखाना है जुम्मा मुबारक, तो अगेन उस मैसेज को वो बैकएंड वाला जस्ट चेंज करेगा। और मैंने चूंकि इस वेरिएबल के अंदर सेव किया था, फर्स्ट नेम में एक पहले दिन आ गया था ईद मुबारक और उससे अगला दिन था जुम्मा, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब इसके ऊपर जुम्मा मुबारक आना चाहिए। बैकएंड पे आता है, हाँ वो फंक्शनैलिटी सारी आप लोग करेंगे, सही है। अभी नमाज का टाइम हो गया, वीडियो को यहाँ पे स्किप करते हैं, कल इंशाल्लाह यहीं से हम स्टार्ट करेंगे परसों, सही है। किस किस को क्या